Hello everyone, welcome back to my channel. So today is our part 15 of Dorset mini mock test and hope so you are doing very well for your Dorset preparation. Okay, so आज का जो हमारा टॉपिक है that is सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू है, that is based ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे है. रेस्पिरेटरी सिस्टम पे मैं इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एमएसएन में रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, जीआईटी 4-5 जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं. तो अभी मैं कुछ दिनों तक 5 से 6 दिनों तक मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से कराऊंगी, उसके बाद लाइक कार्डियोवास्कुलर या फिर जीआईटी सिस्टम का करवाने वाली हूँ. ठीक है ना. सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज, नर्स जॉनसन reaches to Mr. Lee's room when she suddenly sits up in bed, complaining of difficulty in breathing with an arterial oxygen saturation is 88%. Which oxygen delivery method is most likely to improve his condition? तो यहाँ पे पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ डैट वो एकदम से लाइक पोजीशन से एकदम से बैठ गई है, सिटिंग पोजीशन में आ गई है एंड सेचुरेशन भी कम हो रहा है, मतलब सिम्टोमेटिक भी हो रहा है एंड उसको दिख भी रहा है कि सेचुरेशन भी कम हो रहा है. ठीक है ना. तो इनमें से कौन सा ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड है that will most likely to improve his condition? स्टैंडर्ड सिंपल मास. तो स्टैंडर्ड सिंपल मास जो है बेसिकली इससे लाइक 40 to 60% FiO2 हम दे सकते हैं पेशेंट को, है ना. एंड नॉन रीब्रीदर ऑक्सीजन मास से बेसिकली हम पेशेंट को अप टू 100% FiO2 ऑक्सीजन दे सकते हैं. फेस स्टैंड अपरेटस तो बेसिकली जब देते हैं जब पेशेंट जो है सिंपल फेस मास्क टॉलरेट नहीं कर पाता है, पेशेंट को अगर फोबिया होता है तो हम फेस स्टैंड अपरेटस देते हैं, अदरवाइज इसको तो यूज नहीं करते. ये तो एलिमिनेट हो गया. ठीक है ना. नेजल कैनुला डिवाइस, इससे तो हम बेसिकली 24 to 44% देते हैं. सो इट इज लाइक बहुत लो फ्लो ऑक्सीजन जाता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया. आंसर हमारा या तो स्टैंडर्ड सिंपल मास्क देंगे या फिर हम नॉन रीब्रीदर ऑक्सीजन मास्क देंगे. यहाँ पे पेशेंट का सैचुरेशन 88% हो रखा है एंड पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो रखा है. तो हम यहाँ पे पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे सो दैट पेशेंट को जो डिसैचुरेट हुआ है वो रिकवर हो जाए, है ना. तो हाई फ्लो हम किसके थ्रू दे सकते हैं? दैट इज नॉन रीब्रीदर ऑक्सीजन मास्क. तो आंसर क्या होगा? दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है ना. तो हम पेशेंट को नॉन रीब्रीदर ऑक्सीजन मास्क के थ्रू हम पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे. दैट इज द डिलीवरी मेथड होगा सो दैट पेशेंट को 100% ऑक्सीजन मिले एंड पेशेंट को जो डिसैचुरेट हुआ वापस से रिकवर हो जाए एंड पेशेंट को जो सिम्टम्स आ रहा है दैट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग वो भी रिजॉल्व हो जाए. ठीक है ना. सो आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, nurse scheme is administering a purified protein derivative that test to a homeless client. ठीक है. पीपीडी, यू नो पीपीडी दैट इज द एएसटी हम पेशेंट को जो देते हैं, जो हमारा टीबी, जो पेशेंट टीबी के होते हैं तो उनमें हमारा बहुत सारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स थे, है ना. लाइक स्पुटम कल्चर, एक्सरे हुआ, उसमें हमारा एक पीपीडी टेस्ट भी था, है ना. मॉन्टेक्स टेस्ट जिसको बोलते हैं ना, मॉन्टेक्स टेस्ट भी जिसको बोला जाता है. ठीक है ना. तो मॉन्टेक्स टेस्ट के बारे में बेसिकली बोल रहे हैं कि नर्स की भी एडमिनिस्ट्रिंग अ प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव test to a homeless client. She needs to accurately inform the client about the implication of the test result. ठीक है ना. Which one of the following statements about PPD testing is correct? Which one is correct? Very important. This kind of word is very important for the exam, क्योंकि बेसिकली एग्जाम में करेक्ट, इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, इंक्लूड, ट्रू, फॉल्स, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते. तो ये आपने इस वर्ड को बहुत ध्यान देना है. ठीक है ना. ठीक है. सो उन्होंने भी बोला है कि ये जो 4 स्टेटमेंट है, ये 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा करेक्ट है? अ नेगेटिव रिएक्शन ऑलवेज रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ टीबी, है ना. सो इन्होंने बोला है कि नेगेटिव रिएक्शन ऑलवेज रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ टीबी, जो कि बिल्कुल गलत है. देखो, अगर हमने मॉन्टेक्स टेस्ट किसी को दिया है, पीपीडी टेस्ट दिया, अगर वो पॉजिटिव है, इट मीन्स कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसको टीबी ही है, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको टीबी नहीं है. इसका मतलब ये है कि उसको कभी उसको टीबी हुआ है या फिर उसको टीबी पेशेंट से वो कांटेक्ट हुआ, मतलब कि वो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है वो उसके अंदर है, वो है, पेशेंट सेंसिटाइज है, बट यस उसको एक्टिव इन्फेक्शन नहीं हुआ है. बैक्टीरिया तो हमारे अंदर भी हो सकता है, आपके अंदर भी हो सकता है ना, क्योंकि वो एयरबोर्न इन्फेक्शन है, तो वो किसी के अंदर भी हो सकता है. बट मेनली डिपेंड ये करता है कि वो बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर तो आ गया है, आप सेंसिटाइज तो हो गए हैं, बट आपके अंदर इन्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, वो उसकी वजह से आपको डिजीज हुई है कि नहीं हुई है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. तो पीपीडी
अगर पॉजिटिव है, अगर बॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब कि वो बैक्टीरिया आपके अंदर है या आपको कभी इन्फेक्शन हुआ है, आपको कभी टीबी हुआ है ना। सो अ नेगेटिव रिएक्शन ऑलवेज रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ टीबी, बिल्कुल गलत है। अ पॉजिटिव रिएक्शन शोज दैट द क्लाइंट हैज बीन एक्सपोज टू ट्यूबरक्लोसिस, यस, उसका भी एक्सपोज हुआ है। सो ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे पढ़ते हैं। द पीपीटी रिजल्ट कैन बी रीड विद इन 12 आवर्स आफ्टर द इंजेक्शन, बिल्कुल गलत। ये 48 टू 72 आवर्स में इसको हम रीड करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अ पॉजिटिव रिएक्शन कंफर्म दैट द क्लाइंट हैज एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, बिल्कुल गलत। पॉजिटिव रिएक्शन अगर है तो इट विल नेवर कंफर्म कि पेशेंट जो है वो एक्टिव इन्फेक्शन है। एक्टिव इन्फेक्शन हमेशा कब पता चलेगा, या तो उसका स्पूटम कल्चर करेंगे, वो पॉजिटिव होगा तो, या एक्सरे वगैरह से पता चलेगा। कभी भी अगर पीपीटी पॉजिटिव है तो इट नेवर टेल कि उसको एक्टिव इन्फेक्शन है, इट टेल्स कि यस उसको एक्सपोज हुआ होगा, उसको कभी टीबी हुआ होगा, या फिर वो कभी उसको टीबी पेशेंट से वो एक्सपोज हुआ होगा, है ना। सो इट जस्ट टेल कि उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, बट इट नेवर टेल कि वो एक्टिव इन्फेक्शन उसके अंदर है ना, ठीक है ना। सो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सो ये ऐसे इस तरीके का एमसीक्यू आ गया, सिंपल है ना। तो हमने मोन्टेक्स टेस्ट के बारे में सब कुछ पढ़ा। अगर हम ये क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा हमारा पढ़ने का। तो इसलिए अब जब पढ़ते हो, जो भी टॉपिक पढ़ते हो, जब कोशिश करो कि आप एमसीक्यू करो, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ आपने जो पढ़ा है वो आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। जो भी थ्योरी आपके माइंड में है, जो भी थ्योरी आपने याद किया है, ये रिवाइज किया है, उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू लर्न बेसिकली, है ना। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, नर्स लिंडा इज असेसिंग मिस्टर जॉनसन, अ ब्लैक मेल क्लाइंट विथ अस्थमा हु हैज कम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है ना, अस्थमा का पेशेंट है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है विथ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज अ ब्लैक मेल क्लाइंट। क्यों ब्लैक बोला, आगे पढ़ते हैं। टू एक्यूरेटली चेक फॉर साइन ऑफ साइनोसिस इन दिस क्लाइंट विथ डार्क स्किन, the nurse should inspect the nail bed, lips, ईयरलोब्स, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो आंसर क्या होगा, डी होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन होगा। तो जब मैंने आपको बताया था अनीमिया, तो मैंने बताया था अनीमिया में हम पैलर चेक करते हैं, तो वो हमेशा पैलर चेक करो या फिर साइनोसिस चेक करो, वो हमेशा हमें म्यूकस मेम्ब्रेन पे चेक करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि कुछ लोग फेयर होते हैं, कुछ लोग डार्क होते हैं, तो जो स्किन का जो कलर है उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर जज नहीं कर पाओगे, है ना। किसी का ये जो पाम है वो थोड़ा डार्क होगा, किसी का फेयर होगा, तो आपने पेल या फिर साइनोसिस से आप प्रॉपर असेस नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए हमेशा म्यूकस मेम्ब्रेन पे चेक करना है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ हो गया, इनर लिप्स हो गया, है ना। अदरवाइज नेल बेड हो गया तो वहाँ पे वो डार्क कलर का होगा, मेलाटोनिन एक्सेस होगा, तो आपने प्रॉपर, आपको साइनोसिस नहीं दिख पाएगा, है ना। या फिर लिप्स हो गया या फिर ईयर लोब्स हो गया। तो बेस्ट वे टू असेस साइनोसिस या फिर पैलर वो क्या है, दैट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन चेक करना है, ठीक है ना। Coming to the fourth question, Nurse Patel is teaching Mrs. Wilson, a patient with emphysema, ठीक है ना, द प्रॉपर टेक्निक फॉर पर्स लीव ब्रीदिंग। तो मैंने आपको बताया था कि जो इम्फाइसिमा होता है ना, जिसमें क्या होता है बेसिकली जो एल्वुलाई है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है ना, कोलैप्स हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो इन दैट केस हमें पेशेंट को, लाइक सीओपीडी पेशेंट को, हमें पर्स लीव ब्रीदिंग सिखाते हैं। पर्स लीव ब्रीदिंग में क्या होता है कि वो 2 सेकेंड वो इनहेल करते हैं एंड लाइक माउथ से वो एक्सहेल करते हैं 4 सेकेंड के लिए। सो दैट इज द पर्स लीव ब्रीदिंग। तो उन्होंने बोला है मिसेस विल्सन इज क्यूरियस अबाउट द बेनिफिट ऑफ दिस breathing method and ask nurse Patel to explain its purpose. What should nurse Patel say? तो इन्होंने बेसिकली बोला कि पर्स लीव ब्रीदिंग का क्या बेनिफिट होता है, क्या बेनिफिट होता है। इट प्रोलॉन्ग द इंस्पिरेटरी फेस ऑफ ब्रीदिंग। तो देखो आप खुद सोचो कि हम पर्स लीव ब्रीदिंग में क्या कर रहे हैं, हम नोज से 2 सेकेंड के लिए ब्रीथ कर रहे हैं एंड लाइक विद द माउथ हम एक्सहेल कर रहे हैं। तो 2 सेकेंड के लिए इनहेल कर रहे हैं एंड 4 सेकेंड के लिए एक्सहेल कर रहे हैं। तो इससे हमारा इंस्पिरेटरी फेस तो प्रोलॉन्ग नहीं होगा, एक्सपिरेटरी फेस क्या होगा, प्रोलॉन्ग होगा। तो ये गलत हो गया, ठीक है। इट हेल्प्स प्रिवेंट एयरवे कोलैप्स, यस, क्योंकि हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो इससे इसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, जो एयरवे जो कोलैप्स हो रखा है, जो हम क्यों इम्फाइसिमा पेशेंट में बोल रहे हैं, क्योंकि उनका जो एल्वुलाई है वो कोलैप्स हो रखा है। तो हमारा मोटिव है कि वो कोलैप्स ना रहे, है ना, इसलिए हम उनको पर्स लीव ब्रीदिंग सिखाते हैं। तो दैट इज आर बेसिकली बेनिफिट है ना उस पेशेंट में। बट सी पढ़ते हैं, उन्होंने क्या बोला है, इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेटरी मसल लो, स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं करता है, या फिर इट रिड्यूसेज द यूज ऑफ एक्सेसरी ब्रीदिंग मसल्स, तो ये भी नहीं करता है। इट बेसिकली प्रोलॉन्ग द एक्सपिरेटरी फेस ऑफ ब्रीदिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट ये क्या करता है, प्रिवेंट द अर्ली एयरवे कोलैप्स। तो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नर्स ओलिविया इज असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी फॉर मिस रॉबर्ट्स, ठीक है ना। तो मिस रॉबर्ट्स को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जा रहा है टू डिटरमाइन हाउ वेल द थेरेपी इज वर्किंग, विच आर्टेरियल ब्लड गैस वैल्यू इज मोस्ट क्रिटिकल टू इवेल्युएट, है ना। तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला है कि इफेक्टिवनेस ऑफ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी हम एवीजी में कौन से वैल्यू से डिटरमाइन करेंगे, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज PaO2, या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, या फिर बाइकार्बोनेट, या पीएच लेवल। तो देखो पीएच लेवल में तो हमारा बेसिकली एसिडोसिस पता चलेगा, एल्कलोसिस पता चलेगा, देखिए पीएच कितना है, नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है। इससे बेसिकली हमें सप्लीमेंट, जो हम ऑक्सीजन सप्लीमेंट कर रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है वो हमें पता नहीं चलेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज द कि कितना ऑक्सीजन हमारे ब्लड में है ना, कितना ऑक्सीजन हमारे आर्टरी में है, कितना ऑक्सीजन हमारे ब्लड में है। सो दैट इज बेसिकली हमारा पता चलेगा ना कि जो हम ऑक्सीजन दे रहे हैं वो हमारे टिश्यूज को, हमारे प्रॉपर ब्लड को, सेल्स को प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो वो हमें किससे पता चलेगा, PaO2 से पता चलता है। तो जब भी हम पेशेंट को, लेट सपोज हम पेशेंट को इंट्यूबेट किया या फिर पेशेंट को हमने मास्क लगाया, तो हम एक तो हम सैचुरेशन देखते हैं, दैट इज नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव में हम क्या देखते हैं, PaO2 देखते हैं। PaO2 देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टेरियल ऑक्सीजन कितना है, आर्टरी में ऑक्सीजन कितना है ना। अगर वो नॉर्मल है इट मीन्स कि जो हम ब्रीदिंग दे रहे हैं, जो हम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे रहे हैं वो पेशेंट को नॉर्मल मिल रहा है ना, वो मतलब पेशेंट को नॉर्मलाइज कर रहा है, वो पेशेंट के लिए लाइक वेल एंड गुड है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये तो बेसिकली CO2 पता चलेगा कि पेशेंट का CO2 रिटेन हो रहा है कि वॉश आउट हो रहा है ना, तो इससे तो हमें CO2 का पता चलेगा। इससे जो हम ऑक्सीजन सप्लीमेंट कर रहे हैं वो हमें PaO2 से पता चलेगा। किससे पता चलेगा, PaO2। एंड बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट तो बेसिकली मेटाबॉलिक है ना, बाइकार्बोनेट तो किडनी इसको रीअब्सॉर्ब कर रही है, एलिमिनेट कर रही है, तो इससे सप्लीमेंटल ऑक्सीजन का लेना देना नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी सिंपल। PaO2 विल टेल यू द इफेक्टिवनेस ऑफ सप्लीमेंटल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो आंसर इज द ए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नर्स लीजा इज केयरिंग फॉर मिस्टर एंडरसन हु हैज अ चेस्ट ट्यूब कनेक्टेड टू अ क्लोज्ड वाटर सील्ड ड्रेनेज system. What action should she include in his plan of care? तो देखो ये जो ICD ड्रेनेज ट्यूब है ना, इंटर कोस्टल ड्रेनेज ट्यूब, इससे बहुत तरीके के MCQ आते हैं एंड एवरी टाइम आस्क इन द एग्जाम। सो प्लीज ICD अच्छे से पढ़ लेना। दिस ICD इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत तरीके के MCQ इससे बन जाते हैं, इंडिकेशन से क्या देखना है, क्या ऑब्जर्व करना है, कब क्या होगा तो क्या करना है। सो ICD ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है विथ वेल एक्सप्लेन। मैंने उसमें एक आपको वीडियोस भी दिखाई है कि ICD कैसे लगा होता है, कैसे उसमें फ्लक्चुएशन दिखता है, कैसे उसमें पब्लिक दिखती है। सो प्लीज आप, अगर आपने अभी तक ICD नहीं पढ़ी है तो प्लीज पढ़ लो, ठीक है ना। तो आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वाले सीरीज में जाना, उसमें आपको ICD प्रॉपर दिख जाएगा, ठीक है ना। उस पर ICD अच्छे से पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो उन्होंने बोला है कि what action should she include in his plan of care? Position the collection chamber at the chest level, बिल्कुल गलत। जो कलेक्शन चैम्बर है, क्योंकि इसमें बेसिकली 3 चैम्बर होता है, एक कलेक्शन चैम्बर होता है, एक वाटर सील चैम्बर होता है, एक हमारा सक्शन चैम्बर होता है, ठीक है ना। तो जो कलेक्शन चैम्बर है जिसमें बेसिकली कलेक्ट होगा जो भी एयर या फिर ब्लड है या फिर कोई फ्लूइड है, जिसके लिए, जिस इंडिकेशन के लिए डाला गया है ICD, तो वो उसमें आके कलेक्ट होगा। तो ये जो कलेक्शन चैम्बर है वो हमेशा कहाँ रखते हैं, चेस्ट लेवल से नीचे रखना है, बिलो रखना है, एट नहीं रखना है, एट चेस्ट लेवल नहीं रखेंगे, बिलो चेस्ट लेवल रखेंगे, बिलो चेस्ट लेवल रखेंगे। तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। सेकेंड है, स्ट्रिप द चेस्ट ट्यूब एवरी आवर, बिल्कुल गलत, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। स्ट्रिपिंग करना बिल्कुल अवॉइड करना है। स्ट्रिपिंग मतलब कि ऐसे कंप्रेस करना ट्यूबिंग को, है ना, तो वो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सो ये भी बिल्कुल गलत है। मेजर एंड रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ ड्रेनेज इन द कलेक्शन चैम्बर, यस ये कर सकते हैं। मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है कि कितना ड्रेनेज आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, एक्सेस आ रहा है, कम आ रहा है, कलर कैसा आ रहा है, तो ये तो मॉनिटर करना है, तो ये सही है। इंश्योर दैट देयर इज कंटिन्यूअस बबलिंग इन द वाटर सील चैम्बर, बिल्कुल गलत। वाटर सील चैम्बर में अगर कंटिन्यूअस बबलिंग आ रहा है, इट मीन्स कि कहीं लीकेज हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, इट इज एबनॉर्मल फंक्शनिंग। कैसा होना चाहिए, इंटरमिटेंट बबलिंग होना चाहिए, है ना, इंटरमिटेंट बबलिंग होना चाहिए। तो वाटर सील चैम्बर में इंटरमिटेंट बबलिंग इज नॉर्मल, कंटिन्यूअस बबलिंग इज एबनॉर्मल। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
Coming to next question, Nurse Emily is preparing to wean मिस्टर थॉमसन फ्रॉम अ वेंटिलेटर। तो वीनिंग का मतलब है कि वेंटिलेटर सपोर्ट धीरे धीरे कम करके, लेट सपोज पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा है तो एंडोट्रेकियल ट्यूब निकालना है ना, दैट इज द वीनिंग ऑफ, कि वेंटिलेटर सपोर्ट डिक्रीज करना, कम करना। सो नर्स एमिली इज प्रिपेयरिंग टू वीन मिस्टर थॉमसन फॉर फ्रॉम अ वेंटिलेटर, ठीक है। टू इंश्योर अ सेफ एंड इफेक्टिव प्रोसेस which assessment parameter is the most crucial for her review? फ्लूइड इनटेक ओवर द लास्ट 24 आवर्स। तो देखो पेशेंट वेंटिलेटर पे है एंड हमारा मोटिव है कि पेशेंट को हमें वीड ऑफ करना है। तो वीड ऑफ करना है मतलब कि पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट डिक्रीज करना है। अब वेंटिलेटर सपोर्ट डिक्रीज करेंगे तो हमारा मोटिव क्या होगा कि हम अगर वेंटिलेटर सपोर्ट कम करें तो पेशेंट खुद से सांस ले पाए। अब पेशेंट खुद से सांस ले पाए इट मीन्स कि पेशेंट का PaO2 नॉर्मल हो, पेशेंट का PaCO2 नॉर्मल हो, पेशेंट का SpO2 सैचुरेशन नॉर्मल हो, पेशेंट का पीएच नॉर्मल हो, है ना, मतलब पेशेंट का प्रॉपर एबीजी नॉर्मल हो, पेशेंट का सैचुरेशन नॉर्मल हो, पेशेंट प्रॉपर अच्छे से सांस ले पाए। दैट इज आवर मोटिव, है ना, तभी तो हम पेशेंट को वीन ऑफ कर पाएंगे। अगर हमने पेशेंट को वीन ऑफ किया, लेट्स सपोज पेशेंट जो है वो SIMB मोड पे है एंड SIMB मोड से हमने पेशेंट को PSB मोड रखा पे डाला एंड उसके डालने के बाद ही पेशेंट का सैचुरेशन 80 आ गया, पेशेंट का PaO2 जो है वो 40 आ गया, PaCO2 50 आ गया, है ना, तो पीएच अब नॉर्मल हो गया, सैचुरेशन कम हो गया, तो क्या होगा, मतलब कि वीन ऑफ क्या है, नहीं कर सकता पेशेंट, टॉलरेट नहीं कर पाएगा। सो उन्होंने बोला है कि अगर हम पेशेंट को वीन ऑफ करते हैं तो इनमें से हम कौन सा पैरामीटर देखेंगे, फ्लूइड इंटेक देखेंगे। तो फ्लूइड इंटेक से कोई लेने देने नहीं है, फ्लूइड इंटेक थोड़ा बताएगा कि हाँ पेशेंट जो है वो टॉलरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सो ये हमारा गलत हो गया। बेसलाइन एबीजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एबीजी से ही बेसिकली पता चलेगा कि पेशेंट टॉलरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। पेशेंट का टॉलरेट करेगा तो प्रॉपर एबीजी होगा, नॉर्मल PO2 होगा, नॉर्मल PaCO2 होगा, पेशेंट का पीएच नॉर्मल होगा, सैचुरेशन नॉर्मल होगा, है ना। ईसीजी, तो ईसीजी से भी नहीं पता चलेगा वीन ऑफ का कि पेशेंट टॉलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। प्रीवियस वीनिंग आउटकम, तो ये भी प्रीवियसली पेशेंट क्या बोलते हैं सर्जरी हो क्या आया होगा, तो पेशेंट ज्यादा लाइक सीरियस होगा। तो प्रीवियस क्या था अब क्या था, डेट इज डिफरेंट। अब हमें जब भी पेशेंट को वीन ऑफ करते हैं तो हमेशा में प्रीवियस हमें एबीजी लेना होता है कि लेट्स सपोज पेशेंट SIMB मोड पे है तो उस टाइम हम लेंगे एबीजी। पेशेंट को हमने PSB मोड पे डाला, उसके आधे घंटे के बाद फिर से लेंगे कि हाँ पहले पेशेंट का एबीजी ये था और जब हमने उसको PSB मोड पे डाला तो पेशेंट का ये एबीजी है। तो पेशेंट का पहले वाले एबीजी में और अब वाले एबीजी में क्या डिफ्रेंसिएशन है, सेम है या पेशेंट और ज्यादा डिसैचुरेट हो गया, पेशेंट का कंडीशन और कम हो गया, बेकार हो गया है ना। सो ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा इंपॉर्टेंट क्या होगा, बेसलाइन आर्टेरियल ब्लड गैस लेवल, है ना। तो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था। Question number 8, at 11 p.m. Mr. Johnson is admitted to the emergency department with a respiratory rate of 44 breath per minute, ठीक है। He appears anxious and audible wheezes are present, ठीक है। He is immediately given oxygen by face mask and methylprednisolone IV by 11:30 PM। तो 11 PM पे आया और 11:30 PM पे ये सारे इंटरवेंशन दिए गए उसको। His arterial blood oxygen saturation is 86% and he continue to wheeze। मतलब कि 11 PM पे आया, 11:30 तक उसको लाइक ऑक्सीजन लगा दिया फेस मास्क के थ्रू, MPS दे दिया, स्टेरॉइड्स दे दिया, ठीक है ना, एंड स्टिल पेशेंट का जो सैचुरेशन है वो 86% ही है एंड ही कंटिन्यू और विजिंग भी कंटिन्यू है। व्हाट शुड द नर्स प्लान टू एडमिनिस्टर नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो अगर आपने अस्थमा पढ़ा होगा, जब मैंने आपको अस्थमा पढ़ाया था तो इन्होंने क्या बोला है कि मिस्टर जॉनसन इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद रेस्पिरेटरी रेट इतना है ना, विजिंग हो रहा है, मतलब कि बेसिकली पेशेंट किस चीज का, अस्थमा का है, क्योंकि विजिंग हो रहा है ना, विजिंग हो रहा है, डिसैचुरेट हो रहा है, ठीक है ना, और टेकिपनिया भी हो रहा है। सो बेसिकली पेशेंट किस चीज का है, अस्थमा का है। तो उन्होंने बोला है कि व्हाट शुड द नर्स प्लान टू एडमिनिस्टर नेक्स्ट। तो विजिंग कब होता है, जबकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंकस कंस्ट्रिक्ट हो रखा होता है, जब एयर में प्रॉपर डायलेट नहीं है, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो पेशेंट को विजिंग होता है ना। सो विजिंग हो रखा है, उसको MPS भी चला गया, स्टेरॉइड्स भी चला गया है और ऑक्सीजन सप्लीमेंट भी कर रहे हैं, स्टिल पेशेंट का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो कम है। तो इन दैट कंडीशन आपने क्या करना है, अल्बिट्रोल देना है, एल्प्राजोलम देना है, मॉर्फिन देना है या प्रोपेनोलोल देना है, वेरी वेरी सिंपल। एंड ये सिंपल ही बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस तरीके के एमसीक्यू तो बहुत अच्छे से एग्जाम में आ सकता है। तो देखो हम यहाँ पे पेशेंट को क्या देते हैं, अस्थमा अटैक का जब पेशेंट आता है तो हम पेशेंट को शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देते हैं,
ठीक है ना। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेरॉइड्स भी देते हैं पेशेंट को, जो कि ऑलरेडी दे चुके हैं। ऑक्सीजन सप्लीमेंट करते हैं, जो कि ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पे अब हम पेशेंट को क्या देंगे, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देंगे एज अ नेबुलाइजेशन, एज अ नेबुलाइजेशन बेसिकली देंगे। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, पेशेंट को अल्ब्यूट्रोल देंगे, क्योंकि अल्ब्यूट्रोल क्या है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है। ठीक है, अदर क्यों नहीं देंगे, अल्प्राजोलम बेसिकली पेशेंट, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि पेशेंट एंग्जियस है, पेशेंट एंग्जियस है, तो इसलिए उन्होंने बोला अल्प्राजोलम, अल्प्राजोलम। बट पेशेंट जो वो एंग्जियस है वो क्यों है, क्योंकि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको जो ब्रोंकस है वो कंस्ट्रिक्ट हो रखा है, कंस्ट्रिक्ट हो रखा है, तो प्रॉपर एयर अच्छे से वेंटिलेट नहीं हो रहा, प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट एंग्जियस है। तो यहाँ पे अल्प्राजोलम देने से पेशेंट का एंग्जाइटी कम नहीं होने वाला है, तो ये गलत हो गया। मॉर्फिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेशेंट को ऑलरेडी सांस लेने में प्रॉब्लम है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, ना आपने मॉर्फिन दे दिया पेशेंट को, और ज्यादा क्या बोलते हैं, ड्रॉजी बना दिया है ना। पेशेंट और क्या हो जाएगा, सेडेटिव दे देंगे और पेशेंट ड्रॉजी हो जाएगा, पेशेंट हाइपोवेंटिलेशन में चला जाएगा, और ज्यादा CO2 रिटेंशन होगा, और पेशेंट की कंडीशन और ज्यादा खराब हो सकती है, और ज्यादा सीरियस हो सकती है, और पेशेंट एक्सजर्वेट हो सकता है ना। सो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रोप्रेनोलोल तो ये तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि प्रोपेनोलोल क्या करेगा, ये ऑपोजिट, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्ट और ज्यादा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देगा, और ज्यादा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देगा, तो जिसकी वजह से पेशेंट का कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो प्रोपेनोलोल तो नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देते अस्थमा पेशेंट में, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अल्ब्यूट्रोल देंगे हम पेशेंट को एज अ नेबुलाइजेशन। ठीक है, तो आंसर इज ए। Coming to ninth question, Nurse Smith is caring for Mr. Rodriguez, a patient diagnosed with Guillain-Barré syndrome. ठीक है, he starts showing sign of respiratory acidosis due to reduced alveolar ventilation. ठीक है, तो आपने पता है गुलियन-बारे सिंड्रोम आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना, एंड उसमें पेशेंट का he starts showing up respiratory acidosis due to reduced alveolar ventilation. ठीक है, which set of arterial blood gas values वुड कन्फर्म रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो उन्होंने बेसिकली पीएच से एबीजी से क्वेश्चंस पूछा है कि एबीजी में इनमें से कौन सा जो एबीजी है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बता रहा है। वेरी सिंपल, देखो पीएच 5 है, PaCO2 30 है, पीएच 5 है मतलब कि है तो एसिड में, बट PaCO2 कितना है, 30 है, तो 35 to 45 नॉर्मल होता है, 35 से कम है तो इट इज नॉट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो ये गलत हो गया। pH 7.35 है, PaCO2 नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल हो गया, तो ये भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। pH 7.40 है, PaCO2 35 है, ये भी हमारा क्या है, नॉर्मल है, तो ये भी गलत हो गया। pH 7.25 है, PaCO2 35 है, तो pH 7.25 है, तो ये हमारा एसिडोसिस बता रहा है, pH एसिडोसिस बता रहा है, एंड PaCO2 कितना है, 50 है, तो ये क्या बता रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। आप सोचो ये कैसे किया है ना, तो आप प्लीज एबीजी पढ़ लेना, एबीजी प्लीज पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एबीजी सीपीआर, दिस टॉपिक इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट स्किप कि आपको चलो ये टॉपिक छोड़ के चला जाता है। अगर आपको एबीजी मुश्किल लगता है तो आप एबीजी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। एबीजी अगर आपको मुश्किल लगता है तो प्लीज, मैंने एबीजी पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है, और बहुत सिंपल वे में मैंने आपको 5 स्टेप्स के थ्रू मैंने बताया है कि दुनिया का जैसा भी एबीजी आ जाए, अगर आपने वो 5 स्टेप्स फॉलो कर लिया, आप बहुत इजीली वे में ईच एंड एवरी एमसीक्यू ऑफ एबीजी रिलेटेड आप बहुत इजीली कर सकते हो। आप उसमें लाइक कंपनसेटेड, अनकॉम्पनसेटेड, पार्शियली कॉम्पनसेटेड सब कुछ बता सकते हो। प्लीज मेरी वो वीडियो जरूर देख लेना अगर आपने अभी तक एबीजी अगर आपको करना नहीं आता है तो, क्योंकि एबीजी इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको डेली लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, जब एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप बन के आओगे, एंड ड्यूरिंग एग्जाम तो इम्पोर्टेंट है ही है ना। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी 2 एमसीक्यू आ जाता है एबीजी से रिलेटेड, तो एबीजी आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। Coming to next question, Nurse Patel is attending to Mr. Thompson, a patient with a chest tube in place following thoracic surgery. Again chest tube से questions आया है। During her shift, the chest drainage system accidentally becomes disconnected. Very very important. Accidentally disconnect हो गया है. What should Nurse Patel plan to do first? सबसे पहले क्या करेगी? Secure the chest tube with adhesive tape. Immediately clamp the chest tube. Submerge the end of the chest tube in container filled with sterile saline. Cover the end with an occlusive dressing and notify the physician. तो इसमें से क्या करेगी?
इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, बट इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना विथ रीजन क्या करेंगे वो, है ना। एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर रखा था जब मैंने आपको बताया था आईसीडी के बारे में, क्योंकि आईसीडी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत तरीके के एमसीक्यू से बन जाता है। वाटर सील चैम्बर से, सक्शन चैम्बर से, कलेक्शन चैम्बर से, डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या करना है, क्या कब नहीं करना है, कब क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स करने हैं, तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स जैक्सन इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर आईवी वैंकोमाइसिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू मिस्टर डैनियल्स, व्हेन प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर दिस मेडिकेशन व्हाट शुड द नर्स कीप इन माइंड, है ना। सो वैंकोमाइसिन, एज यू नो, वैंकोमाइसिन का साइड इफेक्ट पता है आपको क्या होता है? रेड मैन सिंड्रोम, रेड मैन सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना है आपको, है ना, रेड मैन सिंड्रोम। सो इस तरीके का फार्मा बेसिकली एग्जाम में आता है। आप बोलते हैं ना फार्मा पढ़ा दो, फार्मा पढ़ा दो, सो दीज आर द फार्मास, ठीक है ना। सो वैंकोमाइसिन शुड बी गिवन ओवर 1-2 मिनट एज एन आईवी बोलस, नेवर। कभी भी वैंकोमाइसिन को ऐसे आप बोलस नहीं दे सकते हो। इट शुड बी एडमिनिस्टर लाइक, सबसे पहले इसको लाइक 100, 200, 300 सलाइन में इसको प्रॉपरली डाइल्यूट करना है एंड स्लो देना है, अदरवाइज रेड मैन सिंड्रोम आपको देखने को मिल सकता है ना, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। वैंकोमाइसिन में पोटेंशियली कॉज इरिवर्सिबल न्यूट्रोपीनिया, यस न्यूट्रोपीनिया तो करता है बट इरिवर्सिबल नहीं करता है, सो ये गलत हो गया। वैंकोमाइसिन शुड बी इन्फ्यूज ओवर 60 to 90 मिनट्स इन अ सब्सटेंशियल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, यस। बाकी डी पढ़ते हैं, वैंकोमाइसिन शुड बी एडमिनिस्ट्रेड क्विकली इन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो लार्ज वॉल्यूम या फिर ऐसे नहीं कि आप 1-2 लीटर में इन्फ्यूज करें, नो, इट्स लाइक कि 200, 300, 100 से ज्यादा भी एडमिनिस्टर करना है, तो सब्सटेंशियल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड में एडमिनिस्टर करना है एंड ओवर लाइक 1 to 2 आवर्स में। तो दिस इज द लाइक अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। एकदम से क्विकली नहीं देना है या फिर लार्ज अमाउंट में एकदम से नहीं देना है, बेसिकली हमें स्लो एंड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फ्लूइड में देना है, ठीक है ना। सो टू प्रिवेंट रेड मैन सिंड्रोम, मतलब मैंने देखा है कि एकदम से लाइक पेशेंट को एक स्लोली ही उसको इन्फ्यूज कर रहे थे, स्टिल उसको रेड मैन सिंड्रोम हो गया था, तो एकदम से इंट्यूबेट करना पड़ गया था। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड you should be vigilant when you administer vancomycin to your patient, है ना। so this is very important। vancomycin के बारे में प्लीज पढ़ लेना, रेड मैन सिंड्रोम के बारे में भी प्लीज पढ़ लेना। मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया सो दैट आप थोड़ा सा मेहनत करो, मेहनत करोगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। सो रेड मैन सिंड्रोम के बारे में आपने पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। वैंकोमाइसिन का ये साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में पढ़ना है आपको। इस 10th क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है विथ रीजन क्या होता है, ठीक है। एंड अगर आपने आईसीडी नहीं पढ़ रखा है तो आज के आज पढ़ो। देखो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब आप पेपर को एनालाइज करते हो, है ना, जब एनालाइज करते हो तो कुछ चीजें आपको न्यू चीजें मिलती है कि ये मैंने नहीं पढ़ रखा है, ये कुछ न्यू पॉइंट्स है, न्यू टॉपिक है, तो उसी टाइम पढ़ो, उसी टाइम अपने नोट्स में छोटा सा पॉइंट ऐड कर लो, 5-6 लाइन का पॉइंट्स ऐड कर लो, ऐसे डिले मत करो। या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, फिर वो कभी हम नहीं देख पाते हैं। दिस इज रियल है, मतलब मैं भी उस एग्जाम से गुजरी हूँ ना, तो मुझे भी पता है कि क्या क्या चीजें हम करते हैं, क्या क्या गलतियां हम करते हैं। तो हम स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं कि हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, सेव कर लिया, बट वो कभी भी हम नहीं देख पाते हैं। सो प्लीज उसी टाइम टू द पॉइंट, उसी टाइम पढ़ लो। अपने छोटे से जो छोटी कॉपी है, जो आपका छोटा नोट्स है, उसी में ऐड कर लो एंड डेली रिवाइज कर लो। सो आप चीज़ों को ना उसी टाइम कंप्लीट करने की कोशिश किया करो। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव लर्न फ्रॉम माय मैम, लाइक एक मैम ने मुझे बताया कि जो भी चीज़ें तुम्हें करनी होती है ना उसी टाइम कर लिया करो, लेकिन हम चीज़ें को डिले करते हैं ना कि ये कल कर लेंगे, ये परसों कर लेंगे, एंड वो कल का ही हो जाता है। सो ये चीज़ें समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसकी वजह से हमारे मार्क्स रुक सकते हैं, तो हम क्यों कल पे डालें। अभी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, चलो 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा लग रहा है, तो अभी के अभी कर दो, अदरवाइज कल आप ऐसा हो जाओगे कि कल यार आज तो ये इंपॉर्टेंट काम करना है, तो फिर डिले हो जाएगा, फिर वो एग्जाम आ जाएगा, है ना। सो ट्राई करो कि उसी दिन कर लो, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज फॉलो दिस रूल एंड यस प्लीज ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मत हो। जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है उसको मिनिमाइज करो, उसको पहले आइडेंटिफाई करो आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है, उसको जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको पहले आइडेंटिफाई करो एंड उसको फिर आप कोशिश करो कि उसको कम से कम करना
है ना, उसको अवॉइड करो, उसको अवॉइड करो। एंड आप ये देखो ना, मतलब आप रिवॉर्ड देखो कि किस में आपका बेनिफिट ज़्यादा है, एग्जाम क्रैक करने में आपका बेनिफिट ज़्यादा है, या फिर जो भी आपको लेट सपोज सोशल मीडिया है, या फिर आपके एक्स जो है जो छोड़ के चला गया है उसके बारे में सोचने में आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो जिसमें आपको रिवॉर्ड ज़्यादा लग रहा है, जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट लग रहा है, वो फिर करो आपको, है ना। ऑफकोर्स आपको एग्जाम क्रैक करने में ज़्यादा बेनिफिट है, तो ऑफकोर्स आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको ज़्यादा पैशनेट हो जाना चाहिए, ज़्यादा लाइक एकदम लग जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा सोचना है कि यार 2-3 महीने जो भी टाइम है, व्हाटएवर द टाइम, एकदम फुल लग के कर लो, सो दैट बार-बार ना पढ़ना पड़े, बार-बार एक ही चीज़ को लेके बैठे रहो, है ना? वो नहीं करना। इससे बेटर है कि पूरा फुल फोकस होके लग जाओ। अपना 100% दे दो, बाकी रेस्ट लीव ऑन द गॉड, है ना? जो भी गॉड करेंगे बेस्ट करेंगे, बट अपना 100% दो, अपना पूरा दो, अपनी तरफ से जितना हो सकते हैं पूरा अच्छे से कर दो। बाकी क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, दैट दैट यू हैव टू लीव ऑन योर गॉड। अपना पूरा दे दो, ठीक है ना। सो दैट यू शुड फॉलो एटलीस्ट, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ न्यू मोर एमसीक्यू इंटरेस्टिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।